नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए 3 महीने पूरे हो गए, लेकिन इतने ही कम वक्त में एनडीए एनडीए बिखरने लगा है। एनडीए में शामिल तमाम दल 10 सालों में ऐसा देखने को मैं नहीं मिला, लेकिन अब वो दल खुद नरेंद्र मोदी को आंखें दिखाने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्रकांत शुक्ला है और आप उल्टा चश्मा यूसी देख रहे हैं। आज बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे। एनडीए में शामिल तमाम सहयोगी दल, चाहे वो चिराग पासवान हो, जयंत चौधरी हो, ओम प्रकाश राजभर हो, नीतीश कुमार हो, ये सब कहीं ना कहीं अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बीते 10 सालों में ऐसा देखने को नहीं मिलता था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया? क्या बीजेपी का 240 सीटों पर सिमट जाना उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया है? आज इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, सवाल दर सवाल समीकरणों को समझेंगे और स्थिति को समझेंगे। इस मुद्दे को समझने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मशहूर राजनीतिक विश्लेषक और खुदरंग न्यूज नेटवर्क के फाउंडर और संपादक प्रशांत शुक्ला मौजूद है और उनसे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रशांत जी, बहुत स्वागत आपका उल्टा चश्मा पर। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत जी। मैं सीधे सीधे आपसे सवालों पर आता हूं और सवाल की शुरुआत करता हूं। देखिए, कई तरीके की घटनाएं हो रही हैं, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, अलग अलग राज्यों में। मैं सबसे पहले आपसे सवाल की एक शुरुआत करता हूं। आपको एक तस्वीर याद होगी, अमित शाह से मिलने के लिए चिराग पासवान जाते हैं, मुलाकात करते हैं और उससे पहले तमाम तरीके का घटनाक्रम कि चिराग पासवान की पार्टी टूट जाएगी, चिराग पासवान की सदस्यता के खिलाफ बीजेपी का ही नेता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाता है। इस बीच चिराग ये भी ऐलान करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर और झारखंड में विधानसभा चुनाव अलग लड़ेंगे। ये चिराग पासवान की स्थिति है। अब जयंत चौधरी, जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, वो भी जम्मू कश्मीर में 20 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले इन दो युवा चेहरों के बारे में बताइए कि ये जो दो युवा चेहरे हैं, अचानक ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की तैयारियां क्यों कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ युवा चेहरों की बात नहीं, पार्टी के नेचर ऑफ पॉलिटिक्स की भी बात करनी जरूरी है। क्योंकि चेहरों का जो ये दो चेहरे हैं, ये दो चेहरे वो लेगेसी ढो रहे हैं, उस लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं जो लेगेसी चिराग पासवान के पिताजी ने बनाई और जो लेगेसी जो है आरएलडी के, चाहे अजित सिंह की बात कर ले और चाहे उससे आगे की उसकी बात कर ले। इन सारी पार्टियों की जो फाउंडिंग हुई है, इनका जो फाउंडिंग स्टोन है, वो बेसिकली अगर बाई पॉलिटिकली नेचर देखेंगे तो इन दोनों ही पार्टियों को जो फाउंडिंग स्टोन है वो भारतीय जनता पार्टी की काइंड ऑफ पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हुआ है। और इनका जो वोटर वर्ग है, इन दोनों का वोटर वर्ग ओरिजिनली या यूं कहे आइडियोलॉजिकली अपने आप को कनेक्ट नहीं करता है भारतीय जनता पार्टी से। अब सवाल ये उठता है कि ये आंखें क्यों दिखाई जा रही हैं? तो पहला तो मैंने आपको मूल कारण बता दिया, जो इन दोनों चेहरों के भी बस की बात नहीं है कि वो उनको साथ में ले जाए। चाहे वो जयंत चौधरी की बात कर ले और चाहे वो हम रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की बात कर ले। चिराग पासवान का अपना कोई पॉलिटिकल पर्सोना नहीं है। चिराग पासवान उनके जो पिताजी का पर्सोना था उसको लेकर के वो चले। और बिहार की पॉलिटिक्स का, बिहार का कास्टिक क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ में एकदम सटीक बैठता है। मसलन दलित और महादलित, और जो भारतीय जनता पार्टी का जो कॉम्बिनेशन है, भूमिहार की बात कर लें, चाहे उसमें नीतीश कुमार की पार्टी की बात कर ले, कुर्मी बिरादरी की बात कर लें, तो ये जो ओवरऑल जो एक क्राइटेरिया बनता है जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वहां से उसका फायदा चिराग पासवान को भी मिला 2024 के लोकसभा चुनाव में। और इसी का फायदा आप देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को भी मिला। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या जयंत चौधरी आंख दिखाने की हालत में है? क्या जयंत चौधरी वो हैसियत रखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखा सके? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर एक बहुत बड़ी बात है और ये दोनों ही दल 2025 नवंबर में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उसके 2 साल बाद आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा का मुख्य चुनाव होना है 2027 में। ये दोनों दल और चाहे जयंत की बात कर लें, चाहे हम इनकी बात कर लें चिराग पासवान की, बेसिकली ये आने वाले विधानसभा चुनाव की बार्गेनिंग पावर है जो बढ़ाई जा रही है अभी से। ये आपको पता है,
ये चिराग पासवान को पता है, ये भारतीय जनता पार्टी को भी पता है और ये जयंत चौधरी को भी पता है कि वो जम्मू कश्मीर में क्या कुछ कर पाएंगे, कितना कर लेंगे। उनका सिंबल तो किसी को पता नहीं होगा। हम तो कह रहे टिकट लेने के लिए लोग आगे नहीं आएंगे। तो सवाल सिर्फ इतना है कि कश्मीर की पॉलिटिक्स से, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से, हरियाणा की पॉलिटिक्स से, उत्तर प्रदेश की सियासत में वो भारतीय जनता पार्टी के सामने अपनी पार्टी को कितना मजबूती से स्टैंड करा पा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और सारी सियासत इसी के इर्द गिर्द चल रही है चंद्रकांत। बिल्कुल, ये तो देखिए जयंत चौधरी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, जयंत चौधरी जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, और कोई बड़ी बात नहीं होगी प्रशांत जी, कल को वो ये भी कह दे कि हरियाणा में भी उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, और आगे जब महाराष्ट्र के, झारखंड के चुनाव आएंगे तब भी वो इस तरह की बात करे। बहरहाल उत्तर प्रदेश की जब हम बात कर रहे थे प्रशांत जी, तो एक नाम और आता है, वो नाम ओम प्रकाश राजभर का है। ओम प्रकाश राजभर पिछले दिनों आपने देखा कि वो मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग की, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उत्तर भारतीय महाराष्ट्र में रहते हैं, ठीक ठाक संख्या में रहते हैं, और इस वजह से हम मुंबई की जो आसपास की सीटें हैं, तमाम सीटें हैं, उन पर भी हम चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये तो ओम प्रकाश राजभर के भी सुर बदलने लगे। भाई ओम प्रकाश राजभर भी उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री हैं, गठबंधन में शामिल हैं। वो अलग बात है कि उनके बेटे चुनाव नहीं जीत सके, वो चुनाव हार गए, लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर महाराष्ट्र की तरफ देख रहे हैं। अब प्रसाद जी मुझे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मोटे तौर पर मुझे ये समझा दीजिए कि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं टोटल, उसमें बीजेपी है, उसमें शिंदे है, अजीत पवार की पार्टी उसमें है, उसमें राज ठाकरे हैं, और उसमें आपके जो केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले वो भी हैं। ये 5 चेहरे पहले से हैं। अब ओम प्रकाश राजभर, नीतीश कुमार, ये दोनों नेता कह रहे हैं कि हम भी वहां पर चुनाव लड़ेंगे। स्थिति क्या बनेगी महाराष्ट्र में, और ओम प्रकाश राजभर के एंगल से भी समझाइएगा। देखिए, नीतीश कुमार और ओम प्रकाश राजभर, या थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़े अखिलेश यादव, और उसके थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बहुजन समाज पार्टी, ये सारे दल चुनाव लड़ रहे हैं। 4 प्रभारी नियुक्त कर दिए अखिलेश यादव ने भी, ठीक है। ओम प्रकाश राजभर, अब देखिए पूरा का पूरा जो गणित है ये मुंबई रीजन को लेकर के है, मुंबई, ठाणे और उसके आसपास की जो विधानसभा की सीटें हैं वहां को लेकर के। और उसके पीछे का कारण ये है कि मुंबई या उसके आसपास से सटे इलाकों में उत्तर भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है, और उसमें से भी ओबीसी और मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा संख्या में है जी। हमारे कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, अलग अलग हमारे जानने वाले जो अलग अलग पार्टीज के लिए भी काम कर रहे हैं इस वक्त, शिंदे गुट के लिए भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग शरद पवार के लिए काम कर रहे हैं। हमारी अक्सर उनसे बातचीत होती रहती है। बहुत ज्यादा ये लोग कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। एक बार की आप ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी भले ही, देखिए समाजवादी पार्टी के अभी वहां पर 2 विधायक हैं, खुद अबू आजमी है और एक और विधायक, 2 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। और समाजवादी पार्टी ने अभी पिछले दिनों, आपको याद होगा कि वहां पर 7 सीटों की डिमांड की है कांग्रेस पार्टी से कि भैया हमको 7 सीटों पर चुनाव लड़ना है वहां पर। बेसिकली जो काम कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव कर रहे हैं वही काम कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर और नीतीश कुमार करना चाहते हैं, क्योंकि अच्छी खासी संख्या मुंबई में बिहारियों की भी है और अच्छी खासी संख्या पूर्वांचल के जो लोग हैं, जो कहा जाता है ना, जो 10-12 जो जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं जहां पर राजभर वोटरों की संख्या है, तो बेसिकली उस गणित के हिसाब से ओम प्रकाश राजभर वहां जाना चाहते हैं, वहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये आपको भी पता है कि जिस तरीके से भी मैंने आपको हरियाणा के संदर्भ में बताया, आपको जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बताया, बेसिकली ये सारे रास्ते पहुंचते उसी डेस्टिनेशन पर हैं कि किस तरीके से दबाव बनाया जाए और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी से नेगोशिएट किया जाए। आप एक बात और याद रखिए, पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया, मोदी मोदी करते रहते थे, मोदी सरकार करते रहते थे। उस बयान में बाकायदा उन्होंने करेक्ट किया, मोदी कह के चुप हो गए, फिर कहे नहीं एनडीए की सरकार। तो आप ये समझिए कि जब राजनेता इस तरीके के बयान देने लगे, और मैं एक बात बता दूं कि राजनेता और खासकर ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता जो सियासत के माहिर खिलाड़ी हैं, भले ही वो एक छोटे दल है, वो गलती नहीं करते। यहां पर भी इनकी स्क्रिप्ट में कट जो लगाया जाता है कि भैया ये बोल करके, ये गलत बोल करके फिर यहां पर सही करना है, ये भी बाई स्ट्रेटेजिकली होता है, स्ट्रेटेजी से होता है।
ये रणनीतिक पहलू होता है और यही ओम प्रकाश राजभर की भी बड़ी रणनीति है इसमें। बिल्कुल, यानी कि ओम प्रकाश राजभर जो रणनीति अपना रहे हैं वो खुद की पार्टी को उत्तर प्रदेश में और मजबूत करने की भी कोशिश है। लेकिन प्रशांत जी, एक अहम सवाल है, या यूं कहो कि दो अहम सवाल है। एक अहम सवाल उठता है केरल से। केरल में आरएसएस की एक मीटिंग होती है, 3 दिनों तक वो मीटिंग चलती है। आपने बड़े अच्छे से उसको देखा है, उस मीटिंग को। उस मीटिंग के बाद दो तरह की बातें सामने आती हैं। पहली बात ये सामने आती है कि सुनील आम्बेकर, जो संघ का बड़ा चेहरा है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है जातिगत जनगणना को लेकर। और फिर आपने देखा कि जयराम रमेश भी उस पर प्रतिक्रिया देते हैं, तमाम तरह की बातें होती। तो क्या ये माना जाए अब आरएसएस नरेंद्र मोदी की सरकार पर यह दबाव बनाएगा कि जातिगत जनगणना कराई जाए, पहला। और दूसरा सबसे अहम सवाल है जेपी नड्डा का वो बयान, जिसमें वो ये कहते थे कि अब संघ की जरूरत नहीं है। तो क्या संघ ने वो बड़ी लकीर खींच दी है और बता दिया है इस 3 दिनों की मीटिंग से कि हमारी जरूरत है और हम ही तय करेंगे? देखिए, जरूरत संघ की है, ये बात तो नतीजे आने के बाद मोदी खुद दंडवत हो गए। मोदी को जरूरत तो इस समय विपक्ष की भी है। संघ तो मतलब भारतीय जनता पार्टी जिसकी पैदाइश है, उसकी जरूरत तो ऑब्वियस सी बात होगी। और आप देखिए 3 दिन की उस समन्वयक बैठक में जो केरल में हुई, उस बैठक में जेपी नड्डा मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति मौजूद था या नहीं था वो मायने नहीं रखता था, लेकिन जेपी नड्डा उस बैठक में मौजूद थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और पहली कतार में बैठाए गए थे जेपी नड्डा, यानी कि सामने मंच था, मोहन भागवत थे और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तमाम बड़े पदाधिकारी थे, और नीचे की पहली रो में जेपी नड्डा नीचे बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। मैसेज देने की कोशिश थी। आरएसएस का वो धड़ा जो भारतीय जनता पार्टी जो 13 मई 2024 के इंडियन एक्सप्रेस के दिए गए उस बयान में जो जेपी नड्डा ने कहा था उस इंटरव्यू में, उस बयान को लेकर के संघ में कितनी प्रतिक्रियाएं आई थी और किस तरीके से चुनाव आने के बाद पांचजन्य में और तमाम सारे आरएसएस के मुखपत्रों में जो लेख छपे, उसके बाद से यह पता चला कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जगत प्रकाश नड्डा के बयान को लेकर के सब कुछ कम से कम ठीक ठाक नहीं है। और यह सबसे बड़ा सवाल था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर और अमित शाह के ऊपर कि इस बयान को किस तरीके से आरएसएस ओवरकम करे। और ये बात अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे। और ये बात केरल में जब ये 3 दिन की बैठक चली तो उसमें यह बात साफ हो गई कि अब जो है आरएसएस के सामने अमित शाह, मोदी एंड कंपनी जो है ये सरेंडर कर चुकी है। और ये बात पहले कर चुकी थी, लेकिन इस बार एकदम सामने ला करके कहते ना कि दीवार पर एक पोस्टर चिपका दिया गया है कि भाई साहब ये लीजिए, अब तो हम सामने से भी माफी मांग ले रहे हैं, सामने से भी कसम खा रहे हैं कि आप ही मेरे पिताजी हैं। तो इस तरीके का अब, और वो है भी, वो है, उसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है। अब आपने दूसरा जो सवाल किया था, ये मैंने आपको बता दिया कि भाई जेपी नड्डा को लेकर के, उनके बयान को लेकर के क्या कुछ था। फिर आपने कहा कि जातिगत जनगणना को लेकर के आरएसएस का स्टैंड बदला है। देखिए, बिल्कुल नहीं बदला है। 2 दिन पहले आरएसएस के मुखपत्र में एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख छपा और उसमें बताया गया कि जातिगत जनगणना के नुकसान क्या हैं। और इस लेख के छपने के 2 दिन बाद आम्बेकर साहब जो है इस तरीके का बयान देते हैं। और उसमें भी देखिए आरएसएस का जो बयान होता है, या मैं तो ये कह रहा हूं कि जितने भी बड़े लोग होते हैं, जितने भी आप ये कह सकते हैं जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे होते हैं, वो जब कोई भी बयान देते हैं तो उनके बयान में आप देखेंगे कभी भी वो सटीक बयान नहीं देंगे। उसमें वो गलती की गुंजाइश या सुधार की गुंजाइश हमेशा छोड़ करके बयान देते हैं। और आरएसएस के इस बयान में उसकी गुंजाइश है, सुधार की गुंजाइश उन्होंने अभी बरकरार रखी है। वो ये कह रहे हैं कि इसका इस्तेमाल, जातिगत जनगणना का इस्तेमाल जो है राजनीतिक नहीं होना चाहिए, इलेक्टोरली नहीं होना चाहिए। वो ये बात कह रहे हैं। और ये बात उन्होंने खुल करके कहीं भी अपने पूरे बयान में नहीं कही कि जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। उन्होंने जलेबी बना करके ये बयान दिया। तो आप ये समझिए कि आरएसएस एक तरह से जातिगत जनगणना के मुद्दे को विपक्ष से ओवरकम करना चाह रही है और दूसरी तरफ वो उस पर खुल करके बोलना भी नहीं चाह रही। ये ठीक उसी तरीके से है
जो 1 अगस्त का जो सुप्रीम कोर्ट का SC ST रिजर्वेशन में सब कैटेगराइजेशन और क्रीमी लेयर का जो रिकमेंडेशंस आई, उस पर जिस तरीके से 100 सांसद मिले मोदी जी से भारतीय जनता पार्टी के, और फिर उन्होंने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आकर के क्रीमी लेयर पर बात की, वो भी ओरली, लेकिन उसके बावजूद उस पर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट नहीं आया, कोई भी ऐसा संविधान संशोधन का विधेयक नहीं आया। बावजूद इसके 2 दिन पहले सत्र का सत्रावसान कर दिया गया, मानसून सत्र का। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मंझे हुए खिलाड़ी की तरह इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है, और साथ में जो इस तरीके के जो अवरोध आ रहे हैं, पॉलिटिकल जो बैरियर्स सामने आ रहे हैं, उनको वो इस तरीके से हैंडल कर रही है चंद्रकांत। बिल्कुल बिल्कुल प्रसाद जी। नहीं, मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूं, वो बेहद अहम है। क्या आप ये मान रहे हैं कि जिस तरह से पिछले 3 महीनों में, जब से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब से अलग अलग तरह की मुश्किलें आ रही हैं, अलग अलग तरह की, चाहे वो फैसलों को वापस लेना रहा हो या फिर किसी बिल का JPC में जाना रहा हो, क्या आप भी ये समझ रहे हैं, ये देख रहे हैं कि वाकई जो 10 साल में हमने नहीं देखा, वो तमाम तरह की मुश्किलें नरेंद्र मोदी के सामने इन 3 महीनों में आकर खड़ी हो गई हैं, और क्या अभी ये मुश्किलें और बढ़ेंगी? देखिए, 5 बिल ऐसे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी जिस गठबंधन को लीड कर रही है, NDA, मोदी सरकार झुक चुकी है। चाहे वो वक्फ बोर्ड का संशोधन अधिनियम हो, उसको वापस लेना हो, चाहे वो जो डिजिटल मीडिया पॉलिसी की बात हो, IT एक्ट का जो कानून आया था, जिसमें तमाम सारे क्रिएटर्स के लिए, यूट्यूबर्स के लिए कहा गया कि भाई आप लोग इस तरीके की कमेटी बनाइए, ये करिए, वो बिल वापस हुआ। कैपिटल गेन का बहुत महत्वपूर्ण बिल था। कैपिटल गेन, आप समझिए, जो लोग इकोनॉमिक समझते हैं, अर्थशास्त्र समझते हैं, वो बिल अगर आ जाता तो आप ये समझिए कि आपकी जेब से, आपकी हलक से पैसे निकाल करके भारत सरकार आपके पास से ले जाती। मतलब आपकी पूंजी पर वो टैक्स आपसे वसूल करती। आपने 10 साल 12 साल मार्केट में कुछ पैसा अपना लगाया है, और वो अगर बिल आ जाता तो उस पर भी वो टैक्स वसूलती, उस पर भी टैक्स का दायरा उसने बढ़ाया था। तो इस तरीके के कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण बिल थे जो मोदी सरकार ने वापस लिए। और एक बात, किसी भी देश में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सरकारों का, आप देखिए, जब भी इस देश में जब भी गठबंधन की सरकारें रही हैं, वो वेलफेयर के मामले में बहुत अच्छी चली हैं, यानी कि उसमें पब्लिक का नुकसान कभी नहीं हुआ है। और बीते 3 महीनों में उस तरीके के ये फैसले, रिकमेंडेशंस आप देखेंगे केंद्र सरकार की तरफ से जो भी दिए गए, वो वापस लेने पड़े। ये इस बात की तस्दीक करता है कि इस बार की जो मोदी सरकार है 3.0, ये मोदी सरकार पिछले 2 बार के कंपेयर में बहुत ज्यादा आप कहेंगे कमजोर है, बहुत ज्यादा वो संभल के चलने वाली है। और एक दूसरा प्लस पॉइंट भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से भी मैं बता दूं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता का असली लिटमस टेस्ट यही सरकार होगी। और अगर वो ये 5 साल की सरकार चला ले जाते हैं तो भी ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान होगा, क्योंकि आप ये समझिए कि इतने सारे गठबंधन के दल और उसके बाद इतनी सारी परेशानियां पहले दिन से, और वो भी तब जब समाजवादी पार्टी अपने पॉलिटिकल हिस्ट्री के, आम चुनाव के पॉलिटिकल हिस्ट्री के सबसे बड़े कीर्तिमान पर काबिज है, तब इस स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सरकार चला पा रहे हैं तो ये बड़ी बात है। लेकिन प्रशांत जी, एक बात बताइए, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे समझना चाह रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं। अभी तो मोदी जी 17 सितंबर बर्थडे आने वाला है, कुछ दिनों बाद 75वें वर्ष में प्रवेश हो रहा है 17 सितंबर से। अभी से उनको आंख दिखाई जा रही है, सहयोगी दिखा रहे हैं। जब 75 वर्ष के हो जाएंगे, सुब्रमण्यम स्वामी का वो पोस्ट आपको भी याद होगा जो उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में लिखा, 75 वर्ष के हो जाएंगे तो क्या होगा, और कमजोर होंगे या कुर्सी पर वाकई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मार्गदर्शक मंडल बना है, 75 साल के होते ही आपको वहां पर जाना है, तो क्या नरेंद्र मोदी और कमजोर हो जाएंगे, या फिर 75 बरस के होते ही, यानी अगले साल 2025 में प्रधानमंत्री पद पर हम नया चेहरा देखेंगे? मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी को हटाया जाएगा। और अगर इस तरीके की कुछ ऐसी स्थिति बनती, पहली बात तो मैं बता दूं, सुब्रमण्यम स्वामी अब इंडियन पॉलिटिक्स में इररिलेवेंट हो चुके हैं।
अच्छा। सुब्रमण्यम स्वामी बेसिकली देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी एक थिंक टैंक है। हम्म। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग राज्यसभा के मटेरियल हैं, वो हम्म। जननेता कभी नहीं बन पाए। और हम्म। सुब्रमण्यम स्वामी का तो एक अपने आप में भी इतिहास रहा है कि उन्होंने हमेशा, चाहे देखिए अटल जी की वो सरकार, जब उन्होंने जयललिता और सोनिया गांधी जी की टी पार्टी आयोजित की दिल्ली के 5 सितारा होटल में, फिर उसके बाद किस तरीके से जयललिता ने समर्थन वापस लिया और अटल जी की सरकार गिरी। तो सुब्रमण्यम स्वामी इस भूमिका में हमेशा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनकी पार्टी का विलय, फिर उसके बाद बीजेपी से सांसद, मंत्री, और फिर उसके बाद उनको किनारे करना, इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बिहार में अपना उनका पूरा पॉलिटिकल जूस जो है वो लेकर के उनको वापस फेंकने की तैयारी में है, उसी तरीके से वही काम वो सुब्रमण्यम स्वामी के साथ कर चुकी है। और सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट के मामले के बहुत अच्छे जानकार हैं, बहुत अच्छे नामी वकील हैं, बड़े वकील हैं, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी राजनीतिक तौर पर मुझे नहीं लगता कि अब उनकी कोई रेलेवेंसी बची हुई है। क्योंकि आप ठीक है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप थिंक टैंक हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छी बात करते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं, लेकिन काम उससे चलता नहीं है। काम देखा जाता है कि भाई ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 75 साल के मोदी हो जाएंगे, तो कौन आएगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर मोदी जिस दिन हटेंगे उसके अगले दिन इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी हिंदुस्तान में। अच्छा। और इसीलिए 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने की कोशिश में ना तो केसीआर आएंगे, ना तो नीतीश कुमार आएंगे हाल फिलहाल में, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि भाई जो बात हुई थी, जो डीलिंग हुई थी, वो तो हो गई। बजट में पैसा मिल गया, सबको अपना अपना सारी चीजें मिल गई, मन मुताबिक मंत्रालय मिल गए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो फिर उसके पीछे भी अगर आप गठबंधन से अलग होते हैं तो फिर आपको एक बहुत मजबूत नैरेटिव गढ़ना पड़ेगा मोदी के खिलाफ, तभी आप तो कुछ मतलब ऐसा कदम उठा पाते हैं। प्रशांत जी, आप ये बताइए, मतलब 75 वाला फॉर्मूला मोदी जी पे लागू नहीं हो रहा है आपके हिसाब से? जो नियम बीजेपी का है। मुझे नहीं लगता कि सरकार में रहते 75 के हुए और रिटायर हो गए, मुझे नहीं लगता। हाँ, ये हो सकता है कि ये सरकार चले और उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है रिटायरमेंट ले लें, ये मुझे लगता होगा। लेकिन हाँ, अगर ये भी हो तो देखिए, राजनीति में संभव असंभव कुछ भी नहीं है, संभव सब है। मतलब कब क्या कौन पलट जाए ये आप कह नहीं सकते। और नीतीश कुमार जो इनके साथ गठबंधन में है, वो तो इसके लिए जाने ही जाते। लेकिन मेरा जो अभी मौजूदा परिस्थितियों का जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, उसके हिसाब से अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि इस तरीके का कोई बड़ा कदम उठाने की स्थिति में एनडीए अलायंस के कोई भी दल है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो सुब्रमण्यम स्वामी, तो वैसे भी इरिलेवेंट हो चुके हैं। उनके बयान को मुझे लगता नहीं है कि सुब्रमण्यम स्वामी का बयान नीतीश कुमार भी पढ़ते होंगे या केसीआर भी पढ़ते होंगे। बिल्कुल। तो प्रशांत जी, तमाम मुद्दों पर आपने हमारी जानकारी बढ़ाई, तमाम एनालिसिस, तमाम विश्लेषण आपने बताया, हरियाणा, महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक, और केंद्र सरकार में क्या कुछ हलचल चल रही है। यानी कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि पिछले 3 महीनों में स्थितियां बदली है, अब स्थितियां पिछले 10 सालों वाली नहीं है, क्योंकि सरकार ने कई मौकों पर फैसले वापस भी लिए हैं। और आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, क्योंकि हर किसी की नजर, आपने जैसा कि बताया, बिहार पर भी है, और जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां भी नजर है। हम तो एक बार फिर जुड़ेंगे प्रशांत शुक्ला के साथ, फिर किसी नए मुद्दे के साथ, और समझेंगे समीकरणों को और स्थितियों को। प्रशांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमको अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत और धन्यवाद। उल्टा चश्मा यूसी के साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।